सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिला बिल से जुड़े संशोधन बिल के गिरने पर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संसद के अंदर कांग्रेस एसपी टीएमसी का जो दृश्य था वो द्रौपदी के चीर हरण जैसा था। वहीं अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पलटवार किया है। अखिलेश ने कहा है कि सरकार की नीयत में खोट था, क्योंकि मन में केवल वोट था। महिलाओं के साथ में बीजेपी धोखा करना चाहती थी, हम ये छलावा नहीं होने देंगे। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने महिलाओं के हित में कदम उठाया, लेकिन संसद में कांग्रेस एसपी टीएमसी का रुख द्रौपदी के चीर हरण जैसा था। आधी आबादी के मन में यह आक्रोश आज देखने को मिल रहा है कि कैसे एक और प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए जाने वाले एक एक समाज के, देश के हित में जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों में कैसे बैरियर के रूप में और उन कदमों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इंडी गठबंधन किस हद तक जाकर के षड्यंत्र करता है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत में खोट था, क्योंकि मन में केवल वोट था। बिल 33% महिलाओं के हक देने के लिए नहीं, बल्कि उनका हक मारने के लिए लाया जा रहा था। ये भाजपा और उनकी वर्चस्ववादी महिला विरोधी सामंती सोच की साजिश है, जिसका हम विरोध करते रहेंगे। इसके लिए भी चाहे साल लगे या सदी। दरअसल ये 33% महिलाओं को आरक्षण दे नहीं रहे थे, बल्कि 33% महिलाओं से आरक्षण छीन रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि पूरे विपक्ष को आधी आबादी से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और इंडी गठबंधन के अन्य दलों को, टीएमसी, डीएमके, इन सभी को आधी आबादी से माफी मांगनी चाहिए। अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। उनका यह कृत्य अक्षम्य है। आधी आबादी उन्हें किसी भी स्थिति में उन्हें माफ नहीं करने वाली है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनगणना के बगैर महिला आरक्षण बेईमानी है। हमारी सबसे बड़ी आपत्ति यही रही कि पहले जनगणना कराई जाए, फिर महिला आरक्षण की बात उठाई जाए। जो सरकार महिलाओं को गिनना नहीं चाहती, वो भला उन्हें आरक्षण क्या देगी। महिलाओं के साथ भाजपा और उनके संगी साथियों जो धोखा करना चाहते थे, महिलाओं के साथ वो छलावा हम नहीं होने देंगे। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधा। विपक्ष के लोगों ने एक नारी शक्ति के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, उनके भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया है। निश्चित तौर से देश की हमारी माता बहनें उनको कभी क्षमा नहीं करेंगी। महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाले कानून में संशोधन से जुड़ा 131वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो सका। पक्ष में 298 वोट मिले, जबकि विरोध में 230 वोट पड़े। 54 वोट से ये बिल गिर गया, जिस पर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीएम मोदी लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं और आज पश्चिम बंगाल में रैली के दौरान भी उन्होंने महिला बिल को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद में टीएमसी का आचरण महिला सम्मान के विरोध में रहा, लेकिन हम महिलाओं को उनका हक दिलाकर रहेंगे। वहीं इससे पहले कल राष्ट्र के नाम संबोधन में भी पीएम मोदी ने कांग्रेस एसपी समेत इंडी गठबंधन के सहयोगी दलों पर प्रहार किया। देखिए हमारी रिपोर्ट। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक से जुड़ा संशोधन पास नहीं हो पाया। इसके बाद से पीएम मोदी और बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। बंगाल के बांकुरा में पीएम मोदी ने रैली के दौरान टीएमसी पर निशाना साधा। टीएमसी नहीं चाहती थी कि अगली बार विधानसभा में ज्यादा महिला विधायक चुन करते जाए, क्योंकि ऐसा होगा तो वो महिलाओं के हक में आवाज उठाएगी। इसलिए टीएमसी ने महिलाओं को आरक्षण का विरोध किया है।
मतदान के समय आपको टीएमसी को इस अपराध की भी सजा देनी है। इससे पहले पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी पर भी बड़ा हमला बोला। सपा ने नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध करके लोहिया जी के सारे सपनों को पैरों तले रौंद दिया है। सपा महिला आरक्षण विरोधी है। ये यूपी की और देश की महिलाएं कभी नहीं भूलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा पूरे देश ने देखा है। कांग्रेस और उसके साथियों ने देश को गुमराह करने की कोशिश की। ऐसा करके इन दलों ने भारत की नारी शक्ति के सामने अपना असली चेहरा सामने ला दिया है, अपना मुखौटा उतार दिया है। पीएम मोदी ने संशोधन बिल के पास न होने के लिए मुख्य तौर पर कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। इस पर वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात करते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की, जिन्होंने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी ने रेवंत रेड्डी के बयान को मानसिक दिवालियापन और प्रधानमंत्री मोदी के अपमान को कांग्रेस की संस्कृति बताया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ए रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की है। इस बार रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी की तुलना रामायण के राक्षस मारीच से की है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि जिस तरह मारीच सीता का अपहरण करने आया था, उसी तरह पीएम मोदी संविधान का अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। रेड्डी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल और दूसरे संवैधानिक संशोधनों के जरिए 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए अपनी स्थिति मजबूत करने और आरक्षण प्रणाली को बदलने की कोशिश कर रही है। मारीच ने आया था ना सीता माँ को उठाने के लिए, ये मोदी जी भी अभी संविधान को उठाने के लिए ये पूरा भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने कोशिश कर रहा है, वो कोशिश तो कामयाब नहीं होने देगी। रेवंत रेड्डी के पीएम मोदी पर विवादित बयान से बीजेपी भड़क उठी है। बीजेपी ने बयान की कड़ी निंदा की है और इसे संवैधानिक पद का अपमान बताया है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की हताशा, मानसिक दिवालियापन और गिरती हुई राजनीतिक सोच करार दिया है। एक ही पहचान करो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों का अपमान। कांग्रेस पार्टी ने 150 से अधिक गालियां दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, हिटलर की मौत मरेगा, भस्मसूर, नीच, गंगू तेली, उनकी जाति को लेकर गाली, उनको सांप, रावण, ये सब भी कहा है। और अब रेवंत रेड्डी उनकी तुलना मरीच, राक्षस से करते हैं। ये पहली बार नहीं है और ये वही रेवंत रेड्डी है जो बोलते हैं कांग्रेस मीन्स मुस्लिम्स। ये वही रेवंत रेड्डी है जो हिंदू देवी देवताओं का मखौल उड़ाते हैं। इस बयान से पहले रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी की तुलना मध्यकालीन आक्रमणकारी महमूद गजनवी से भी की थी, जिस पर बीजेपी ने माफी की मांग की थी। लखनऊ में सीएम योगी ने सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा उत्तर प्रदेश का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी गौरवशाली सनातन विरासत और आधुनिक विकास के नए युग में एक साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदियों के आक्रमणों के बावजूद सनातन आस्था अडिग रही। इस मौके पर उन्होंने सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा को रवाना करते हुए इसे भारत की आस्था, एकता और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बताया। देखिए रिपोर्ट। सीएम योगी ने लखनऊ में सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा उत्तर प्रदेश का शुभारंभ किया। उन्होंने गोमती नगर स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर विशेष ट्रेन को रवाना किया। इस विशेष ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल ने
संकल्प लिया था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार होगा, लेकिन इस मार्ग में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बाधक बने। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के तट पर ही सोमनाथ मंदिर की समय की दुर्दशा को देख करके संकल्प लिया था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार होगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग की पुनर्स्थापना का कार्यक्रम संपन्न होगा, लेकिन इस मार्ग में बाधक बने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। सीएम योगी ने कहा कि 5 साल पहले जिन आक्रांताओं ने राम मंदिर को अपमानित करने का काम किया था, हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात किया था, आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। क्या 500 वर्ष पहले जिन आक्रांताओं ने अयोध्या के राम मंदिर को अपमानित करने का काम किया था, हिंदुओं की आस्था पर कुठाराघात किया था, क्या वो हमारी आस्था को डिगा पाए, हटा पाए? नहीं। जिन्होंने आस्था पर प्रहार किया था उनका कोई नाम लेने वाला नहीं, लेकिन सनातन की आस्था पूरी भव्यता के साथ आज भी आकाश की तरह ऊंचाइयों पर उछल करके भारत के गौरव को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि आक्रांता हमारी आस्था को नहीं डिगा पाए। सनातन की आस्था पूरी भव्यता के साथ आज भी आकाश की तरह ऊंचाइयों पर मौजूद है। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। केसरिया ध्वज मंदिर में लहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब मई जून के तय समय में होना संभव नहीं लग रहा। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट 22 अप्रैल को पब्लिश होनी थी, लेकिन अब इसे 10 जून तक टाल दिया गया है। ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत चुनाव और जिला पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन इसमें कई बड़ी बाधाएं भी सामने आई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग अब पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट 10 जून को पब्लिश होगी। इससे पहले भी 4 बार पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट की तारीख आगे बढ़ चुकी है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब मई जून के तय समय में होना संभव नहीं लग रहा है। यूपी पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट 22 अप्रैल को पब्लिश होनी थी, लेकिन अब इसे 10 जून तक टाल दिया गया है। इससे समय पर चुनाव कराने की उम्मीदों को गहरा झटका लगा है। यूपी में ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत चुनाव और जिला पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन इसमें कई बड़ी बाधाएं सामने आ गई हैं। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि एसपी के नेता ने चुनाव न होने की हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इसी आधार पर हाईकोर्ट सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से सवाल जवाब कर रहा है। अब सब कुछ हाईकोर्ट के पाले में है। निश्चित है कि इन लोगों की मंशा थी कि चुनाव न हो। हम तो बार बार बयान देते थे कि हम चुनाव समय पर कराएंगे। मतदाता सूची का प्रकाशन वगैरह सारी तैयारी, मतपत्र छप गए हैं, हर जिले में पहुंच भी गए हैं। अब ये लोग जो अड़ंगा डाल रहे हैं कोर्ट में जाकर के, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अब होगा क्या? 26 मई के बाद एक्सटेंशन होगा या प्रशासक नियुक्त होंगे? अब कोर्ट का जो निर्देश होगा वैसा किया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। ग्राम पंचायत प्रधान 26 मई 2026 को कार्यकाल खत्म हो रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल 11 जुलाई 2026 को खत्म हो रहा है। क्षेत्र पंचायत प्रमुख का कार्यकाल 19 जुलाई 2026 को खत्म हो रहा है। वोटर लिस्ट के कंप्यूटर में डाटा फीड होने का समय 21 अप्रैल से 28 मई तक होगा। वोटिंग सेंटर, वार्ड की मैपिंग और राज्य वोटर नंबर का आवंटन 29 मई से 9 जून तक होगा। फिर 10 जून को अंतिम वोटर लिस्ट जारी होगी। सरकार का दावा है कि चुनाव कराने की तैयारी पूरी है, लेकिन मामला कोर्ट में होने के चलते उनके ही दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। 10 जून तक जो मतदाता सूची है उसका प्रकाशन होना है, उसकी डेट बढ़ गई है और 5 बार ये डेट बढ़ाई जा चुकी है। इसके अलावा तमाम और फॉर्मेलिटी है पंचायत चुनाव कराने को लेकर। उसमें आयोग का गठन होना है जिससे आरक्षण प्रक्रिया पूरी होगी, उसमें भी समय लगेगा। तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टलने के आसार हैं। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ के आरोपी बीजेपी नेता के बेटे को तेज रफ्तार
में जमानत मिल गई है। बीजेपी नेता सुधीर बालियान के बेटे आर्यमान और उसके साथी शौर्य गुप्ता को गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद जमानत मिल गई है। एसपी प्रवक्ता ने बीजेपी नेता सुधीर बालियान के बेटे आर्यमान की इस हरकत पर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रशासन ने अपना कार्य किया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता सुधीर बालियान के बेटे आर्यमान को छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही जमानत मिल गई है। इस मामले में आर्यमान का एक साथी शौर्य गुप्ता भी आरोपी है। दोनों आरोपियों को सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जमानत मिल गई। भैया बोलो, क्या कह रहे थे आप? बोलो चलो। आप कर रहे हो उस टाइम? ये हमारा घर है भैया, हम घर के बाहर खड़े हैं। घर जाओ फिर। वो हमारी मर्जी, हम क्यों जाएं भैया घर? आपने जितनी पी रखी है उसकी कोई वो नहीं है क्या? हाँ भाई इधर शक्ल दिखाओ, अभी डालेगी इंस्टाग्राम पे। डाल दो। हाँ, अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बताएंगे जो तुम बदतमीजी कर रहे हो। नहीं भैया तुम्हें क्या मतलब है ये बताओ, जब हम साथ में हैं, मम्मी है इनके सामने, कोई लड़का लड़की खड़े हैं, बदतमीजी कर रहे हो, कोई लड़का लड़की खड़े क्या यहाँ? तुम जैसे लड़कों की वजह से ना देश खराब हो रहा है, बेवकूफो। तुम्हारे भी बहन हो रही भैया। हाँ निकलो चलो यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हारा ड्रामा बनाऊं। पुलिस बुला लूं? हाँ बुला। मैं ही रुकूं? हाँ बुला। पुलिस बुला रखी है। हाँ पूरा मामला 18 अप्रैल का है। बीजेपी नेता सुधीर बालियान का बेटा आर्यमान अपने एक दोस्त के साथ स्कूटी पर आता है और माँ बेटी के साथ छेड़छाड़ करता है। माँ बेटी दोनों का वीडियो बना लेती है। मेरे साथ गंदी गंदी बात करने लगा, मैं नहीं बता पाऊंगी। बहुत गंदी गंदी गालियां देने लगा, माँ बहन की उल्टी सीधी बदतमीजी करने लगा, ऐसी बात करने लगा जो मैं बोल भी नहीं सकती। इस घटना के बाद जब पुलिस में बीजेपी नेता सुधीर बालियान के बेटे आर्यमान को गिरफ्तार किया तो वो जेल के अंदर हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आया। सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराधियों की शिनाख्त की गई। अपराधियों की पहचान के बाद तुरंत ही टीमें लगाकर दबिश देकर कुछ ही घंटों में इन दोनों अपराधियों को, मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी प्रवक्ता ने बीजेपी नेता सुधीर बालियान के बेटे आर्यमान की इस हरकत पर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रशासन ने अपना काम किया है। खुलेआम लड़कियों के साथ जो है, खुलेआम मंचलों ने जो है लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की, उनको परेशान करने का काम किया, उनके साथ अभद्र टिप्पणी की और पुलिस प्रशासन वहां का उनको अरेस्ट तो करता है लेकिन रात ही रात उनको छोड़ने का काम करता है। तो न मालूम किस दबाव में उसको छोड़ा गया। देखिए पुलिस प्रशासन ने अपना कार्य किया है, गिरफ्तारी हुई है और अगर बेल मिली है तो वो कोर्ट ने बेल दी है। छेड़छाड़ के गंभीर मामले में कुछ ही घंटों के अंदर जमानत मिलने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कैसे कुछ घंटे के अंदर दोनों जेल से बाहर आ गए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देवभूमि में भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की घड़ी अब बेहद करीब है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम के द्वार खुलने से पहले जोशीमठ में एक देवता की इजाजत लेनी होती है? जी हां, हम आपको विस्तार के साथ बता रहे हैं। एक ऐसा वीर देवता जागता है जिनकी अनुमति और तृप्ति के बिना बद्री यात्रा का शुभारंभ अधूरा माना जाता है। आस्था और रहस्य से जुड़ा यही आयोजन है त्रिमुंडिया मेला। इस खास रिपोर्ट को आप देखिए और विस्तार से इसके बारे में जानिए। जोशीमठ के ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर परिसर में गूंजते ढोल दमाऊं और उमड़ता श्रद्धालुओं का सैलाब ये गवाही है उस परंपरा की जो सदियों से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले निभाई जाती रही है। हर साल कपाट खुलने से ठीक पहले वाले तिमुंडिया मेले का आयोजन होता है। मान्यता है कि तिमुंडिया वीर भगवान बद्री विशाल के रक्षक हैं और उनकी अनुमति के बिना बद्रीनाथ यात्रा का शुभारंभ संभव नहीं। आने वाले परसों 20 तारीख को यहाँ पर गरुड़ जी का गरुड़ छाड़ कहते हैं और उस दिन गरुड़ छाड़ को भगवान बाला को यहाँ पर हमारे जो रावण जी होते हैं पूज्य भगवान बद्री विशाल के, और दूसरे दिन 21 तारीख को डोली यहाँ से भगवान बद्री विशाल के लिए प्रस्थान करेगी। मेले का सबसे चौंकाने वाला दृश्य तब सामने आता है जब तिमुंडिया वीर देवता पार्श्वा पर अवतरित होते हैं। लोगों का कहना है कि देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में करीब 40 किलो कच्चा चावल और 10 किलो गुड़ देवता स्वयं ग्रहण करते हैं। 21 को गुड़ यहाँ से पांडवेश्वर, 22 को बद्रीनाथ और 23 तारीख के प्रभात में भगवान के श्री के पास खुलेंगे। ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। मन उत्साह है और ये उत्साह है कि भगवान की यात्रा सुंदर चले, चकाचक चले।
मान्यता है जब तिमुंडिया वीर देवता पेट भर भोग प्रसाद स्वीकार करते हैं तो वे पूरे क्षेत्र को सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तिमुंडिया मेले के साथ ही बद्रीनाथ धाम से जुड़ी सभी धार्मिक रस्मों ने अब रफ्तार पकड़ ली है। 21 अप्रैल को आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र डोली गरुड़ छाड़ के साथ बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी और फिर 23 अप्रैल को सुबह ठीक 6:15 पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए जाएंगे। और ये जो मेला यहाँ पे जोशीमठ में लगता है, ये नव दुर्गा माता का एक वीर देवता है जिसे तिमुंडिया कहा जाता है, यानी कि 3 सर वाला ये देवता यहाँ पे विराजमान है। और ये भगवान बद्री विशाल की निर्विघ्न यात्रा के लिए इस वीर की यहाँ पे पूजा होती है। मांस यहाँ पे वीर को भोग के रूप में लगाया जाता है, चावल गुड़ का भोग लगता है और लोग बड़े दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। यानी कि उत्तराखंड में अब विधिवत तरीके से चारों धाम की यात्रा भी शुरू हो गई है। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, जोशीमठ।